आज मैं आपके सामने समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास बेटा आपके एक तो जो 9th क्लास है उसमें ये व्याकरण का एक टॉपिक है, जिसमें आपका 9th क्लास में 4 अंक का आपका आता है। फिर इसके बाद आपका ये जो है 9th के लिए 10th 11th और 12th सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी आपका अपठित गद्यांश आता है उसमें आपके कई बार समास पूछे जाते हैं, और ये जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें भी आपके समास कई बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, ध्यानपूर्वक सुने सभी। सबसे पहले समास कहते किसे हैं, समास क्या होता है? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समझ आया? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। फिर आपका जो है समास आते किस तरह के हैं? एक तो आपका होता है समस्त पद। समस्त पद होता है अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनाया जाता है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनाया जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कमल, जैसे नैन, ये जो है अनेक शब्द थे, कमल जैसे नैन, और इसका जो है ये अलग अलग शब्द जो है एक बन गया, क्या बन गया? कमल नैन। ये आपका क्या है? समस्त पद है, पूरा पद जो होता है। अब आपका होता है समास विग्रह। समास विग्रह करना, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। तो किस तरह से समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे आपको बता देती हूँ, यहाँ पर पाठशाला विग्रह किया जाता है तो क्या होता है? पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। ये आपका जो है क्या हो गया? समास विग्रह हो गया, पाठ के लिए शाला। और ये आपका क्या था? समस्त पद था, जिसका ये बनता है। अब आपका ये हो गया समास आते किस तरह से हैं। एक तो बेटा कोई भी समस्त पद दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कमल नैन दे दिया, तो उसको विग्रह करके समास का नाम बताना। या कोई समस्त पद दे दिया जाता है, उसका नाम पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है। तो उसमें आपके ये 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके समास होते हैं। तो सबसे पहले आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, प्रधान भी हो अव्यय भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, आजीवन। अब आपका जैसे आजीवन आ जाता है और उसमें समास विग्रह करके समास का नाम पूछा जाता है, तो समास विग्रह करोगे तो आजीवन का समास विग्रह क्या होता है? जीवन भर, जीवन भर। ये आपका क्या हो गया? समास विग्रह आपका हो गया। समास आपका कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, सबको पता है। फिर मैंने आपको बताया था कि पहला पद जो है वो अव्यय होता है। ये देखिए आ क्या है आपका? अव्यय है, अव्यय है ना। और प्रधान भी यही है, आजीवन, जीवन भर, किसी की प्रधानता दी गई है और यही आपका अव्यय शब्द है। एक आता है जैसे, दूसरा बता देती हूँ, बेकाम। इसका विग्रह क्या बनेगा? बिना काम के, बिना काम के। इसमें भी ये देखिए बे, ये क्या है? अव्यय शब्द है और प्रथम पद भी है। ये आपकी इसी की प्रधानता है, तो ये आपका किस में आता है? अव्ययी भाव समास में आते हैं। इस तरह से सभी को समझ आया होगा। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है जो कि अव्यय भी होता है, ये आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपका नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं?
जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, समझाया बेटा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे वन वास, वन में वास, वन में वास, तो यहाँ पर दूसरे पद की प्रधानता दी गई है, ये आपका दूसरा पद है। इस तरह से ये आपका कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। फिर बेटे तत्पुरुष समास में कारक के 6 भेद दिए जाते हैं। इसमें 6 भेद होते हैं कारक के भेद तो आपको पता ही होगा। उसमें जो है ये कर्म तत्पुरुष से स्टार्ट होता है आपका तत्पुरुष। ये जैसे पहला आपका आता है कर्म तत्पुरुष समास, कारक पर आधारित होते हैं। कर्म में विभक्ति कौन सी आती है, पता है सबको, को। क्या विभक्ति आती है, को विभक्ति आती है। तो इसके आधार पर आपका एग्जाम्पल बता देती हूँ। कर्म तत्पुरुष में किस प्रकार का एग्जाम्पल आता है, जैसे ग्राम गत, जैसे ग्राम गत, क्या बन गया, ग्राम को गत। प्रधानता भी दूसरे पद की है, दूसरे पद की प्रधानता है, और कर्म तत्पुरुष समास है क्योंकि को यहाँ पर विभक्ति है। इस प्रकार से आपका कर्म तत्पुरुष समास में आता है। एक और बता देती हूँ इसी तरह, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये भी इसी तरह है प्यारे बच्चों कि यश को प्राप्त, दूसरे पद की प्रधानता तत्पुरुष समास, को विभक्ति आ गया तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास में आता है। इसी तरह नेक्स्ट आपका है कारक में जो आता है सेकंड दूसरा, वो है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति क्या होती है करण की, से। कौन सी विभक्ति लगती है, से विभक्ति इसमें आती है, और वही रहेगा, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। अब करण में क्या होता है, किस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा, से विभक्ति आ गई यहाँ पर करण तत्पुरुष, और चाहा जो है दूसरा पद प्रधान है। इसी तरह एक और बता देती हूँ, हस्त लिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखित भी लिख सकते हैं, हाथ से लिखित, तो से विभक्ति ये भी आपका किस में आ गया, तत्पुरुष समास में, और दूसरे पद की प्रधानता यहाँ पर दी गई है। तो ये आपका था बेटा करण तत्पुरुष समास। कौन से किए आपने अभी, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब कौन सा है आपका, संप्रदान तत्पुरुष। थर्ड आपका है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कौन सी विभक्ति आती है, संप्रदान, के लिए, के लिए, तो इसको अलग से करेंगे तो इसमें के लिए विभक्ति आएगी, के लिए विभक्ति है इसमें। इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पर आपका जो है के लिए आ गया, विभक्ति आ गई संप्रदान की, समझे ना बेटा, विद्यालय। इसी तरह रसोई घर, रसोई
घर। रसोई घर में जब विग्रह करेंगे रसोई घर में तो किस प्रकार आता है? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये भी आपका विभक्ति आ गई के लिए, और घर जो है वो दूसरा पद प्रधान हो गया। तो ये आपका किस में आएगा प्यारे बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष में आएगा बेटा। ये आपका तीसरा था संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के बाद क्या आता है आपका? आपादान। आपादान, आपादान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान में विभक्ति क्या आती है? से विभक्ति आती है इसमें। से कौन सी आती है? से विभक्ति होती है इसमें। अब इसमें अपादान का किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है? जैसे गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुण से हीन। से विभक्ति आई यहाँ पर, जिसमें अपादान तत्पुरुष समास आपकी पहचान हो जाती है। हीन जो है वो दूसरा पद प्रधान होता है इसके लिए। फिर है, एक और बता देती हूँ, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ये भी आपका से विभक्ति आ गई। ये भी आपका किस में आ गया बेटा? अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान कारक में आता है। अब आपका नेक्स्ट है संबंध। कौन सा है? संबंध। फिफ्थ है आपका संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध में क्या होता है? विभक्ति क्या है? क, के और की विभक्ति आती है इसमें। क्या आती है? संबंध कारक के में क्या होती है विभक्ति? का, के, की। तो संबंध तत्पुरुष समास की पहचान क्या आएगी इसमें? का, के, की। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? भारत का रत्न, भारत का रत्न। दूसरा पद प्रधान हो गया रत्न, और का जो है वो संबंध कारक की विभक्ति है। इसी तरह एक और करवा देती हूँ, राजपुत्र। राजपुत्र की क्या होता है विभक्ति? विग्रह क्या बनेगा? राजा का पुत्र। ये भी आपकी जो है दूसरा पद प्रधान, और आपकी का विभक्ति आ गई, संबंध कारक आ गया। अब आपका लास्ट बचा है इसमें, कौन सा बचा है बेटा? यस, अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आपका अधिकरण तत्पुरुष समास में विभक्ति क्या आती है? अधिकरण में आता है में, और दूसरा आता है पर विभक्ति। में और पर विभक्ति इसमें आती है। तो इसमें जैसे एक बता देती हूँ, वनवास, वनवास तत्पुरुष समास है ये, पर कौन से कारक में आएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? वन में वास। तो यहाँ पर में आ गया, और वास दूसरा पद प्रधान आ गया, और में किसका है? किसकी विभक्ति है? अधिकरण कारक की। इसी तरह जैसे एक और बता देती हूँ, आप बीती, आप बीती, आप से बीती। आप बीती क्या होता है? या आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। आप पर बीती में क्या है? पर विभक्ति आ गई, और ये भी आपका किसमें है? अधिकरण तत्पुरुष समास में, और दूसरा पद प्रधान हो गया बीती। तो ये आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष
समास। अब आपके यही समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट जो है वो भेद क्या है आपका, तत्पुरुष समास खत्म हो गया। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या बताया बेटे? जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वह क्या होता है? कर्मधारय समास। या ये भी कह सकते हो पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, वो भी आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे आपका उदाहरण बता देती हूँ, नीलकंठ। नीलकंठ को विग्रह करोगे तो क्या आएगा? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो यहां मैंने बताया, क्या बताया आपको कि पहला पद क्या होता है? पहला पद विशेषण, विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। तो विशेषण क्या हो गया? नील क्या है आपका? विशेषण। और कंठ क्या है आपका? विशेष्य। और विग्रह क्या बना? नीला है जो कंठ। तो ये आपका समास विग्रह हो गया। ये आपका किस में आता है? कर्मधारय समास में। इसी तरह चंद्रमुख, चंद्रमुख विग्रह बनेगा चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। ये आपका किस में आ गया? अब मैंने आपको बताया था एक विशेषण हो जाएगा और दूसरा विशेष्य हो जाएगा। आपका जो इसमें ये मैंने फर्स्ट आप इसमें समस्त पद में आपको विशेषण और विशेष्य बताए, इसमें आपको मैं उपमेय और उपमान बता रही हूँ। पहले आपका क्या है? उपमान, उपमान और मुख क्या है आपका? उपमेय। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा। ये आपका था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? दोबारा से बताते हूँ, कर्मधारय समास क्या होते हैं? जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वहां कर्मधारय समास कहलाता है। अब आपका नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या का बोध होता है पहले, उसको द्विगु समास। बड़ा ही इजी समास है ये, आप इजी से पहचान सकते हो इसको। जैसे पंजाब, पंजाब, पंजाब का विग्रह करेंगे समास विग्रह तो क्या बनेगा? पांच आबों का समूह, पांच आबों का समूह। आबो होते हैं बेटा नदियों, पांच नदियों का समूह होता है पंजाब में, तो वहां के बारे में बताया गया है। पांच आबों का समूह, पांच जो पहला पद क्या हुआ? वो संख्यावाची आया, तो ये आपका द्विगु समास को आपको प्रदर्शित करता है। इसी तरह नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, समूह। तो ये भी आपका किसका बोध कराता है? संख्या का। नौ क्या होती है? संख्या आ गई, तो ये किस में आ गया? आपका द्विगु समास में। इसी तरह आपका ये भी हो गया कंप्लीट आपका द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है द्विंद्व समास। द्विंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता, माता और पिता। तो इसमें क्या है? कोई प्रधानता नहीं है, माता और पिता दोनों ही समान हैं, तो दोनों पद प्रधान है। यहाँ पर माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। इसी तरह आ जाता है जैसे
दाल रोटी, दाल और रोटी, क्या बन जाएगा विग्रह इसका? दाल और रोटी। ये भी आपका बहुत ही इजी आपका समास है, आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। और ज्यादातर जो है 90% इसमें जो है ऐसे ही आते हैं कि जैसे और आता है, सभी में और आता है और इसमें बीच में योजक चिन्ह होता है। अब आपका लास्ट है समास में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में दोनों पद पर ध्यान न होकर कोई अन्य पद पर ध्यान होता है, मतलब दोनों कोई भी नहीं है, कोई अन्य पद पर ध्यान है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, तो यहाँ किसकी महानता को दर्शाया गया है? महान है जो देव, किसी और के बारे में बताया है, ये जो है शिव जी के बारे में बताया गया है। महान है जो देव, कौन महान है? शिव जी, तो किसी अन्य के बारे में ये बताया गया है। इसी तरह जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं 10 आनंद? रावण, किसके बारे में बताया गया है? रावण, ये किसी अन्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है आपका। अब आपको एक और बता देती हूँ, कई जो समास आपके जो हैं, एक कर्मधारय है वो बहुव्रीहि समास, और द्विगु और बहुव्रीहि समास में कुछ कई बार विग्रह करके ही आपको समानता का पता चलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया दशानन, दशानन मैंने विग्रह किया, 10 हैं आनंद, आनंद क्या होता है बेटा? आनंद होता है मुख, मुंह। 10 है आनंद जिसके, मैंने आपको ये बताया, तो ये कौन था? बताओ कौन था? रावण। तो रावण के बारे में बताया, तो ये आपका कौन सा समास बन गया? बहुव्रीहि समास बन गया। और इसी का हम दशानन का ही दूसरा भी समास बन सकता है। कौन सा बन सकता है? 10 आननों का, 10 आननों का समूह, ये आपका किस समास में आता है? संख्यावाची हो गया, संख्या होगी ना 10 आपकी, तो ये आपका किस में आएगा? संख्यावाची में आ गया। तो 10 आननों का समूह, ये इस तरह से आपका किस में आ गया? द्विगु समास में। तो मेरा समझाने का मतलब ये है बेटा कि समास जो है वो आपके समास विग्रह आपने जो किया है उस पर आधारित होता है कि इसमें कौन सा समास है। अब आपका एक और बता देती हूँ, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसके बारे में बताया? नीलकंठ जिसका, शिव जी के बारे में। कौन है ये? शिव जी हैं। और यहाँ पर कौन सा समास बना आपका? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और इसी तरह से इसमें जो है एक और भी समास बन सकता है, हम विग्रह करके बताते हैं। नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यहाँ देखिए विशेषण और विशेष्य दिया गया है। नीला क्या है? विशेषण, कंठ क्या है? विशेष्य। तो यहाँ कौन सा समास बन रहा है? दूसरा आपका बन रहा है यहाँ पर कर्मधारय समास। तो बच्चों आपको समझ आए होंगे कि कैसे इनमें समानता है और किस तरह से आपको करनी है। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, समास आपके 2 तरह से आते हैं, एक तो विग्रह करना, दूसरा समास का नाम। और इस तरह से आपके जो है बहुव्रीहि और द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में किस तरह विग्रह के साथ जो है आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है। तो ये आपकी वीडियो यहीं समाप्त होती है। सभी को समझ आई होगी, और बेटा जिस समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।